हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने इतने गरीबी में कैसे नदी पार करके स्कूल जाना, फिर उसके बाद रेल मंत्री के पद पर, और कभी भी अपने पद का उपयोग अच्छे से नहीं किए, और ना ही अपने बच्चों को अपने यूज जो भी किए हैं गलत तरीके से 1% नहीं किए। यानी कि कैसे अभी आज के जो राजनेता हैं वो किसी भी पद पर बैठ जाते हैं, जो गरीबों का धन है लूट करके रख लेते हैं। ये थे हमारे शास्त्री, जो 1 रुपया देश का गलत तरीके से न लगने पाए। जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा, प्रयास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे देश के सबसे महान प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जिनके ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ मेहनत से एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। और हम जानेंगे कि कैसे जन्म हुआ इनका, कैसे पले बढ़े और कैसे ये भारत के प्रधानमंत्री के पद तक कार्य किए। आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में मुकाम आता है, खुद नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पर लगाओ तो अपनी भी उंगलियां महक जाती हैं। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, लेकिन आप जिस इंसान की मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। पढ़ेंगे आज लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ, मुगल सराय वाराणसी। मुगल सराय वाराणसी। देखो, जन्म तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में होता है। जन्म होता है। अब इनका देखो, पढ़ाई जैसे ही छोटे रहते हैं तो इनके माता पिता क्या करते हैं कि बच्चा पढ़ लो बेटा तुम। तो अब ये पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इन्हीं के गांव के पास एक नदी पड़ती थी। तो अब नदी में क्या है, या तो बोट का किराया दो, तब नदी का उस पार स्कूल था। तो ये क्या करते थे कि पैसा बचाने के लिए, कहें कि गरीब घर से हूँ, माता पिता कहाँ से पैसा खर्च करेंगे, उसका पैसा बचा सकते हैं तो लाओ नदी पार करके निकल जाएं। तो करते क्या थे, शर्ट अपना खोलते थे और किताबें जो हैं सर पर रख करके अपना बांध लेते थे, और बांध करके नदी को पार करते हुए निकल जाते। उस पार उतरते, शर्ट खोलते, पहन लेते। तो उसमें होता क्या, जैसे स्कूल पहुँचते तो शर्ट तो इनकी सूखी मिलती, और जो पैंट या पजामा पहने थे वो गीला। तो टीचर ने इनको 2 डंडे लगा दिए कि कैसा कैसा, अगर बारिश होगी तो दोनों चीज़ भीजनी चाहिए ना। जब बाद में टीचर को पता लगा कि बच्चा स्कूल आने के लिए पढ़ने चाहता है लेकिन इतना गरीब है कि ये किराया देने में असमर्थ है, इस वजह से तो टीचर के मन में भी लाल बहादुर शास्त्री के प्रति लगाव हो गया कि इस बच्चे को पढ़ाया जाएगा। पढ़ने लगे, और जैसे ही पढ़ करके अब इंटर कॉलेज में पहुँचे। इंटर में तो क्या होती है, जैसे लैब होती है ना, तो लैब में प्रैक्टिकल होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो ऐसा करके एक दिन लैब में देखने लगे, तो बीकर वगैरह उठा करके देख रहे थे कि देखेंगे बीकर को उठा करके कैसे क्या। तो बीकर उठा करके देख रहे थे, वो एक हाथ से इनके बीकर छूट गया, और छूट गया तो नीचे गिर गया। तो फर्श थी उसमें क्या हो गया, वो फूट गया, चटक गया। तो अब देखा चपरासी ने कि शास्त्री जी तो बीकर को तोड़ दिए, और वहाँ से आए, शास्त्री जी के 2 थप्पड़ लगा दिए। और शास्त्री जी, भाई गलती थी, बच्चा था, गलती थी, तो कहें कि ऐसा करो कि ठीक है गलती हो गई है, अब माफ़ कर दिए। ठीक, उसके बाद शास्त्री जी वहाँ से चले आते हैं, इनका इंटर हो जाता है। अब जो शास्त्री नाम है ये एक डिग्री है। इन्होंने जब बीए किया तो ये संस्कृत से बीए किए, संस्कृत से बीए किए। उसी वक्त जो काशी विद्यापीठ है वहीं से पढ़ रहे थे, बीए किए संस्कृत से। इनके नाम के आगे क्या लग गया, शास्त्री। वो एक डिग्री दिखाती है। आज भी लोग शास्त्री कह देते हैं तो लोग समझ जाते हैं क्या, लाल बहादुर शास्त्री। बीए कर चुके हैं। अब उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब कोई जॉब या नौकरी कर लिया जाए। धीरे धीरे उम्र बीतती रही,
तो फिर काम भी करते रहे, लेकिन इन्होंने सोचा, हाँ एक बचपन का इनका किस्सा याद है, ये पढ़ रहे थे तो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन सुने होंगे, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में सभी लोग गए, तो ये भी थी, छोटी सी उम्र थी 16 साल की, ये भी पहुंच गए, कहें क्या करना है, कहें असहयोग आंदोलन में हमें भी जाना है। तो असहयोग आंदोलन में गए, पकड़े गए, और जब पकड़ गए मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, तो अब 18-20 साल की उम्र होती तो इनके ऊपर केस लगता। अब 16 साल के थे, 2-4 डंडे मार करके भगा दिए, कहें भाग जाओ, अब दोबारा मत आना यहाँ। उसके बाद इन्होंने उसी दिन से सोच लिया, लाल बहादुर शास्त्री ने, कि जब भी महात्मा गांधी का कोई भी आंदोलन होगा तो मैं उस आंदोलन में जरूर जाऊंगा, और अगर उसके लिए मुझे मार खानी पड़ेगी मार खाऊंगा, जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी जाऊंगा। फिर देखो 1904 का जन्म है, 1928 आ जाता है, 1928 का वर्ष होता है। अब ये कितने वर्ष के हो गए, तो 24 वर्ष के हो गए। अब 24 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो इनकी पत्नी का नाम था ललिता शास्त्री, ललिता शास्त्री। अब देखो ललिता शास्त्री से शादी हो गई, आंदोलन में पकड़े गए थे, मार खाए। अब शादी होने के बाद ये क्या किए कि इसके बाद एक असहयोग आंदोलन के बाद फिर महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन चलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को कौन सा आंदोलन चलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है तो महात्मा गांधी के आंदोलन कहे थे ना कि जब भी आंदोलन चालू होगा मैं जरूर जाऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी को पता लगा कि महात्मा गांधी ने दूसरा आंदोलन चालू कर दिया, तो शास्त्री जी फिर पहुंच गए। अब वहां पकड़े गए तो उम्र ज्यादा हो गई थी ना, तो बताए नहीं कि अब जेल वाली कहानी शुरू हो गई, इनको जेल की सजा हो गई। अब जब जेल की सजा हो गई तो पत्नी थी ललिता शास्त्री, गर्मी का सीजन था, तो इन्होंने ललिता शास्त्री जी ने सोचा कि क्यों ना, पति जी बहुत दिन से जेल में हैं, गर्मी का आम का सीजन है, लाओ हम आम लेकर के जाती हूँ और शास्त्री जी से मिलने के बहाने अपना आम दे दूंगी, तो खा लेंगे, नहीं सीजन चला जाएगा। तो दो आम बढ़िया लेकर के पहुंची वहाँ। तो उसके बाद जैसे होता है ना, पहुंची तो शास्त्री जी से हाथ मांगने को करें कि हाथ लाओ आम दे दें, तो जैसे ही हाथ बढ़ाएं तो ये आम देने कहे, तो उधर से लाल बहादुर शास्त्री ने जोर से आवाज लगा दिए, जेलर साहब दौड़ के आइए। तो जेलर साहब पता नहीं क्या बात है, दौड़ के आइए। तो कहें कि आपके यहाँ ठीक से चेकिंग नहीं होती है, जो मेरी पत्नी आम लेकर के आई है क्यों चेकिंग नहीं कर रहे हैं आप लोग, जो कि कुछ भी लाना मना है और मेरी पत्नी आम लेकर के आई। अब सोचो पत्नी पर क्या बीता होगा, सोच करके देखें कि मतलब उनको कैसा लगा होगा। तो वो भी जेलर भी तंग रह गया कि कैसे आदमी हैं कि एक तो आम खाने की जगह पर उन्हीं की क्लास लगा दिए। ये एक जेल की घटना। अब देखो जब जेल में जो लोग रहते थे, एक सर्वेंट ऑफ सोसाइटी बनती थी, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। इसका कार्य क्या था, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इसलिए बनती थी कि जैसे जो लोग क्रांति के लिए, क्रांति भावना, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी थी 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में, वैसे फिर HSRA बनी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में दिल्ली में। तो अब देखना ये कैसे कैसे अब वो संस्थाएं क्या करती थी। अब उनका काम था कि जो भी क्रांतिकारी पकड़े जाएंगे तो अगर उनके घर पे भाई चूल्हा भी तो जलना चाहिए। पैसा मान लो कमाने वाला आदमी आंदोलन में चला गया, उसको जेल हो गई, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी, तो इससे 50 रुपए महीने का मिल जाता था घर खर्च के लिए। शास्त्री जी के घर 50 रुपए हर महीने पहुंच जाता था, तो 50 रुपए में घर खर्च चल जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोचा कि लाओ काफी दिन हो गए, हाल चाल ले लिया जाए, पत्नी जी और बच्चे और माँ लोग कैसे हैं। तो शास्त्री जी ने एक खत लिखा कि ललिता जी कैसे हैं आप, और बच्चे कैसे हैं, माँ कैसी हैं, सब लोग ठीक हो, क्या आपको समय पर पैसे मिल जाते हैं, या जो पैसे मिलते हैं क्या उसमें घर खर्च चल जाता है। तो ललिता शास्त्री जी, जैसे होता है ना एक लगाओ कि ऐसे ललिता शास्त्री जी ने कहा कि देखो मेरे पति जी जेल में हैं लेकिन मेरी कितनी चिंता है। तो इन्होंने
भाव विभोर होकर के एक खत लिख दिया दूसरा कि जी 50 रुपए में खर्च, जो 50 रुपए मिलते हैं हमें समय पर मिल जाते हैं, लेकिन मैं 40 रुपए में खर्च चला लेती हूँ, 10 रुपए बचा लेती हूँ। तुरंत शास्त्री जी ने दूसरा खत लिख दिया सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के नाम, जो भारतीय सोसाइटी बनाते थे लोग ना, उसके नाम दूसरा खत लिखते हैं कि मैं संस्था को यह सूचित करना चाहते हैं कि मेरे घर का खर्च 40 रुपए में चल जाता है, अतः वह 10 रुपए घटा करके किसी गरीब आदमी के, मददगार आदमी को दे दिया जाए। तो ये थे ईमानदार, जो कि आज के नेताओं को तो सीख लेना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री से, इनको पढ़ना चाहिए। आज के नेताओं के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार विधायक बन गए तो पुश्ते बैठ करके खाएंगे, एक बार सांसद बन गए, एक बार मंत्री बन गए, लूट के रख लो। और ये लाल बहादुर शास्त्री थे कि 10 रुपया 40 रुपए में खर्च चल रहा तो 10 रुपए क्यों एक्स्ट्रा लिया जाए, किसी गरीब आदमी को जो तंगी से परेशान है उसको दे दिया जाए। तो ये थी इनकी जेल की घटनाएं। अब धीरे धीरे शास्त्री जी भी मिच्योर होते जाते रहे। भाई आदमी एक उम्र के बाद मिच्योर होता जाता, समझदार होता जाता, शालीनता भाव हर चीज आ जाते हैं एक उम्र के। जैसे क्रांतिकारी लोग क्या थे, 18, 20, 17, 22 तक ज्यादा क्रांति होती थी। जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है क्रांति क्या होती, जज्बे को, जैसे मान लो क्रांति जो है एक उम्र के साथ अच्छी लगती है, जैसे जैसे उम्र बीतती है जिम्मेदारियां आती हैं, क्रांति की भावना नम होती चली जाती है। अब देखना इनको, फिर उसके कुछ दिन बाद इनको एक अच्छा सा पद मिल जाता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलती है, और उसके बाद मंत्री भी रहते हैं, रेल मंत्री रहते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री। अब देखो ये एक बार रहे रेल मंत्री, तो कहें रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री क्या हैं, रेल मंत्री। अब देखो रेल मंत्री हैं तो इन्होंने क्या कहा था कि जो पद मिले उसकी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मैं रेल मंत्री तो हूं, तो रेल मंत्री की ड्यूटी देखो कैसे करते हैं। रेल मंत्री की ड्यूटी करने के लिए क्या करते हैं, कहें कि रेल जो विभाग के मुझे मंत्री बनाया गया, देखा तो जाए विभाग कैसे चलता है, तो कहें ऐसा करो अपनी टीम से बताएं कि आज रेल का हम जायजा लेते हैं। तो रेल के एसी डिब्बे में बैठ करके पूरा घूमे आराम से, घूमने के बाद कहीं ये तो एसी का सफर ठीक है, अब चलते हैं जनरल बोगी की स्थिति देखने। तो जनरल बोगी की तो कंडीशन जान ही रहे हो, पैर रखने की गली नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जैसा लोग पैसा देंगे उस हिसाब से व्यवस्था होगी, लेकिन पंखे लगाए जा सकते, गर्मी से लोग परेशान थे तो कई पंखे लगाए जा सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने ही बिल पास किया, तो आज जो जनरल बोगी में पंखे लगे होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की देन है। अगर शास्त्री जी वहां घूमते ही ना, देखते ना, तो यही लगता कि एसी का सफर रेल में किए, सफर तो अच्छा है। ये थे रेल मंत्री। आज कौन सा मंत्री है जो जिम्मेदारी मिलती है अपना निर्वाह करता है, देश बिकता है बिक जाने दो, लुटता है लुट जाने दो, अपना पद। ये रेल मंत्री थे, तब एक रेल एक्सीडेंट हो गया था, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कहें कि मैं रेल मंत्री हूं, मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं कि, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा आपका इस्तीफा तो मंजूर कर लूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि आपकी वजह से हादसा हुआ है। आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अगर किसी विभाग की गलती होती है तो उसका मंत्री जिम्मेदार होता है। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब रेल मंत्री की घटनाएं देखो, बताते हैं। जब रेल मंत्री थे तो कहीं प्रोग्राम हो तो बुलाया जाए, तो एक बार प्रोग्राम में गए कि रेल मंत्री का प्रोग्राम है, पहुंचे वहां। तो जैसे ही पहुंचे तो अब देखें, पहुंच गए वहां, मंच पर खड़े हुए, तो एक आदमी को देखे जैसे नजरें झुका करके निकल रहा था बाहर। तो ये देखे कि ये तो वही आदमी है जिसने मुझे इंटर कॉलेज में थप्पड़ मारा था, जो बताए थे ना कि बीकर टूट गया था। तो इन्होंने आवाज दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा देवीलाल जी, उनका नाम देवीलाल था, कहा देवीलाल जी इधर आइए। अब उनके तो होश गायब कि अब ये तो मंत्री है, ये तो ये वही बच्चा है जिसकी मैंने धुनाई की थी, अब ये इतना बड़ा मंत्री होगा तो मुझे क्या करेगा, मैं क्या कर पाऊंगा। बुलाएं उनको मंच पर, कहें ये हमारे स्कूल के बहुत मददगार रहे, उनको गले लगाया, कहें देवीलाल जी हैं जो हमारी मदद करते थे। तो सोचो इतने बड़े पद पर होकर के उस बेइज्जती का बदला भी कितनी ईमानदारी से दिए। इसीलिए इन लोगों की कहानियां चलती, इन्हें पढ़ा जाता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि आज भी जरूरत है देश को ऐसे प्रधानमंत्री की। अब देखना, रेल मंत्री तो
हो गए। अब एक बार के प्रोग्राम में रेल मंत्री थे, गए तो वहां जब पहुंचे तो इनकी माँ भी पहुंच गई। तो जैसे पूछे लोगों से कौन आ रहा, तो कहें रेल मंत्री आ रहे हैं। रेल मंत्री कौन? कहें लाल बहादुर शास्त्री। इनको लगा मेरा लड़का रेल मंत्री है। फिर दोबारा पूछी, कहें कौन आ रहा, तो कहें कि रेल मंत्री आ रहे हैं। कौन आ रहा? रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इनको लगा मेरा लड़का रेल मंत्री। इन्होंने बताया था कि मैं रेल विभाग में नौकरी करता हूं। तो इनकी माता सोची कि कोई गरीब लड़का होगा, ऐसे नौकरी मिल गई होगी छोटी मोटी। अब उसके बाद इन्होंने कहा, माँ के पास गए, कहें माँ आपके तो पैर में दर्द था तो आप घर जाइए, यहाँ बहुत लोग आएंगे, परेशान हो जाओगी। तो उनको घर भेज दिए। फिर मंच पे चढ़े, अपना बोले। तो पत्रकार जैसे होते हैं, लोगों ने पूछा कि सर आपकी माँ को भी नहीं पता था? तो उन्होंने कहा मैं माँ से इसलिए नहीं बताया था कि माँ कहेगी बेटा तो रेल मंत्री है, ये रिश्तेदार हैं, इनको चपरासी लगा लो, इनको इस विभाग में लगा दो। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि जो उस पात्र ना हो उसको गलत तरीके से मुझे नौकरी ना देनी पड़े। माँ है, माँ का कहना मानना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो सोचो इनकी ईमानदारी थी। अब जैसे ये मंत्री पद पर रहे तो रिपोर्ट कार्ड लेने पेरेंट्स जाते थे, माता पिता, तो ये अपने लड़के का रिपोर्ट कार्ड लेने कॉलेज पहुंच गए। और जैसे ही कॉलेज पहुंचे तो टीचर खड़े हो गए कि गेट खोलें, तो कहें प्रधानमंत्री जी आ गए। जब प्रधानमंत्री थे तब भी रिपोर्ट कार्ड लेने जाते थे, रेल मंत्री जाते थे जब रेल मंत्री पद पर थे तब भी। अब वहाँ पहुँचे तो इतने बड़े मंत्री अगर पैदल आ रहे हैं, उसके बाद कहें क्लास ऊपर है तो कहें टीचर को बुला देते, कहें नहीं मैं चल करके जाऊँगा। चल करके गए वहाँ, तो टीचर खड़े हुए, लाइन लगी थी। तो टीचर ने कहा लो सर को पहले दे देते हैं। कहें नहीं, लाइन में लग गए। कहें जब सब पेरेंट्स की लाइन लगी है, मुझे ये मत समझना कि मैं देश का रेल मंत्री हूं या प्रधानमंत्री पद पर हूं। मैं आज भी वही लाल बहादुर शास्त्री हूं जो 10-15 साल पहले अपने लड़के का रिपोर्ट कार्ड लेने आता था। आप ये मत समझो कि मैं बदल गया हूं। आज के राजनेताओं को इनसे सीख लेनी चाहिए, कितनी ईमानदारी से और कितने एकदम सरल स्वभाव के थे, ना कोई सुरक्षा ना कोई कुछ, वैसे लोगों की। अब इसीलिए तो आज इनकी कहानियां चल रही हैं, आज लोग पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद वहां से रिपोर्ट कार्ड लिए। अब एक बार क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के जो बड़े वाले लड़के थे उनको गलत तरीके से प्रमोशन मिल गया। तो वो घर गए तो कहें पिताजी मैं तो प्रमोशन पा गया हूँ। तो कहें आपने तो कोई शर्त पूरी नहीं की, आपको प्रमोशन कैसे दे दिए? तो वहाँ फ़ोन लगा दिए जहाँ से प्रमोशन मिला अधिकारी के पास। कहें जब ये लड़का शर्त पूरा नहीं किया तो आपने प्रमोशन कहें सर आपका लड़का, कहें इसे उसी पोस्ट पर दोबारा वापस बैठा दो जिस पोस्ट पे थे। तो अपने पद का गलत उपयोग, प्रॉपर उपयोग भी नहीं किए। ये थे ईमानदार देश के प्रधानमंत्री। फिर धीरे धीरे क्या हुई, स्थितियां गड़बड़ हुई। अब इनको देखो प्रधानमंत्री का पद कैसे मिलता है। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री को फिर कमान दे दी जाती। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। 27 मई 1964 को जैसे ही एक्सपायर हो जाते हैं, पूरी जिम्मेदारी लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर आ जाती है। अब लाल बहादुर शास्त्री जिम्मेदारी तो निभाने लगते हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो थे बहुत ही सिंपल रहते थे। अब प्रधानमंत्री का पद मिल गया तो जैसे 1965 का साल आया, 1965 का वर्ष आया तो भारत में एक तो सूखा पड़ा था, ठीक है ना, सूखा पड़ गया था, फसलें बर्बाद हो गई थी, उतना भोजन नहीं था, उतना अनाज नहीं तैयार होता था कि लोगों का पेट भर सके। और उसके बाद देखो 1965 में तो एक तो कंडीशन की फसलें बर्बाद हो गई, और 1965 में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में। अब 65 में युद्ध हुआ तो भारत की सेना मजबूत थी। अब भारत की सेना पहुंच गई लाहौर तक, लाहौर से कुछ दूरी पर रह गई थी पाकिस्तान की सेना, मतलब जो पाकिस्तान की सेना थी वो पीछे भाग रही थी। भारत उस पर कब्जा करने की स्थिति में पहुंच गया। तो अमेरिका ने दबाव, अब पाकिस्तान ने कहा अमेरिका से कुछ भी करके दबाव बनवा दो। तो अमेरिका दबाव क्यों बनाएगा? क्योंकि अमेरिका से हम लोग खाने के लिए गेहूं लेते थे। 1967 और 68 जो था वो साल, उसमें हरित क्रांति चलाई गई थी MS स्वामीनाथन के द्वारा, गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि हो। अब गेहूं कहाँ से आता था?
अमेरिका से आता था। तो अमेरिका ने कहा कि देखिए अगर युद्ध बंद नहीं किए तो मैं गेहूं बंद कर दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी, ये सोचें कि अमेरिका चाहेगा तो बंद कर सकता है। उसके बाद अब शाम का समय हुआ, अपनी पत्नी को फ़ोन किए घर पे कि कहें कि ललिता जी आज का रात का खाना मत बनाइएगा। तो कहें ऐसी ऐसी कंडीशन है, आर्थिक स्थिति और ऊपर से युद्ध की स्थिति है, तो आज रात का खाना मत बनाना। सभी बच्चे रात में बिना खाए सो गए। भाई एक दिन तो कोई भी काट सकता है बिना खाए। जैसे ही सुबह उठे तो सभी देशवासियों से अपील किए कि मैं सभी भारतवासियों से अपील करता हूँ, सभी भारतवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर राजनैतिक आर्थिक दोनों संकट हैं। इस वजह से आप लोग सपरिवार सहित सप्ताह में एक दिन कुछ ना खाएं, मतलब भोजन ना करिए। वही उसी के बाद से फिर धीरे धीरे होता है ना, मंडे का उपवास लोग करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान दबाव बनवा रहा था, अमेरिका के दबाव में हम लोग नहीं आए। फिर पाकिस्तान ने कहा अमेरिका से कुछ भी करके रूस से कह दीजिए, जो यूएसएसआर रहा ना पहले। अब देखना यूएसएसआर जो है सोवियत संघ, जिसे रूस के नाम से जानते हैं, उससे कहें अमेरिका वालों ने आप कुछ कर करके समझौता करवा दीजिए। अच्छा, सोवियत संघ की हम क्यों बात मान रहे? क्योंकि सोवियत संघ ने हमेशा भारत की मदद की, वो जो चाइना का युद्ध रहा हो चाहे पाकिस्तान का युद्ध। तो अब इन्होंने कहा कि हम समझौता तो करा देंगे, लेकिन भारत के लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के लोग भारत नहीं आएंगे। तो कहें समझौता कैसे होगा? कहें एक जगह फिक्स करते हैं, ताशकंद। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है, नोट कर लीजिए पॉइंट। अब लाल बहादुर शास्त्री जी, वैसे भी लाल बहादुर शास्त्री युद्ध नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन वो तो उनकी कंडीशन थी पाकिस्तान की, इस वजह से मुझे युद्ध लड़ना पड़ा। अब समझौता के लिए एक जगह फिक्स की गई, ताशकंद। ताशकंद ये पड़ता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में पड़ता है एक जगह ताशकंद। ये समझौता 1966। अब देखो पाकिस्तान के जो पीएम थे अयूब खान, ये पाकिस्तान के पीएम थे। पाकिस्तान अयूब खान जो थे वो पहले सेना में रहते थे, सेना के अधिकारी थे। तो सेना का अधिकारी का मतलब लंबे तगड़े फिट फाट बेल्ट के थे। तो इनकी जो हाइट थी वो 6 फीट 2 इंच थी, 2 इंच, 6 फीट 2 इंच। और जो अपने यहाँ के पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी हाइट बहुत कम थी। शास्त्री जी की हाइट थी 5 फीट 2 इंच, यानी बहुत छोटे किसान टाइप के आदमी थे। ये कभी बहुत टाई बेल्ट सूट बूट में कभी फोटो नहीं देखे होंगे, हमेशा खादी का कपड़ा और पैजामा कुर्ता ही पहनते, नॉर्मल सब पहना हुआ जैसे किसान टाइप की। उसके बाद अब मीडिया ने पूछा, मीडिया जैसे होती है, पत्रकारों ने मजाक के तौर पर पूछा कि शास्त्री जी आप जा तो रहे हैं ताशकंद, लेकिन सुना है कि अयूब खान जी की तो बहुत हाइट बहुत है। तो शास्त्री जी ने कहा तो इसमें क्या बात है, जब मैं अयूब खान जी से बात करूंगा तो नजरें उठा करके बात करूंगा क्योंकि उनकी हाइट हमसे ज़्यादा है, लेकिन अयूब खान जी जब हमसे बात करेंगे तो नजरें झुका करके बात करेंगे क्योंकि उनकी हाइट जो है हमसे ज़्यादा है। उसके बाद वहाँ से जैसे ही चलते हैं जनवरी में रवाना हो जाते हैं, वही 2-3 जनवरी की बात होती है, जनवरी को रवाना हो जाते हैं, वही 3 जनवरी के आसपास। फिर उसके बाद जो हमारे दोनों लोगों के बीच में जो मुखिया का काम करते हैं वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के जो प्रमुख थे वही इन दोनों के बीच बचाव के लिए आते हैं। उसके बाद मीटिंग चलती है, मीटिंग चलने के कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये समझौता होता है। शास्त्री जी कह के गए थे जो हम इलाका पाकिस्तान का जीते हैं उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन अब देखो आर्थिक जो चीज़ें होती हैं, राजनीतिक चीज़ें हैं,
स्थिति अपने आप से नहीं बनाई जाती। अब देखना, इनको बात माननी पड़ी, क्योंकि अब सोवियत संघ हमारी भी मदद करता था, तो उसकी बात मान लिए, उनको जो भी इलाका जीते थे उनको वापस कर दिए। और फिर उसके बाद इनका मन नहीं लग रहा था, इन्होंने घर फ़ोन लगाया, तो इनकी बड़ी बेटी ने फ़ोन उठाया, तो कहें माँ से बात कराइए, तो कहें सब लोगों ने रेडियो पर देख लिया है और आपने जो कहा था कि मैं इलाका नहीं दूंगा, माँ आपसे गुस्सा है और बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो कहा था इलाका हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, वो दे दिए। अब वो पता नहीं कौन सा दबाव रहा है, आज तक ना कोई वहाँ कोई चश्मदीद था, ना कुछ बातें लीक हुई, ना कुछ पता लगा। उसके बाद वहाँ सब प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अयूब खान जी तो वहीं थे। भाई ये तो इनकी स्थिति तो अच्छी हो गई, क्योंकि इनका जो इलाका हारे थे वो भी मिल गया। शास्त्री जी थोड़ा टेंशन में, फिर जो इनके साथ सचिव लोग रहते हैं ना, उनसे पूछें सेक्रेटरी से कि क्या इंडिया में क्या बातें चल रही हैं, तो कहा 2-3 नेताओं के विचार आए हैं कि ये इलाका छोड़ना नहीं चाहिए था, ये निंदा है एक प्रकार से। तो शास्त्री जी और थोड़ा टेंशन में। अब पता है टेंशन के चलते इनकी मौत हुई या कोई प्लान मर्डर था, इस चीज़ का न वहाँ कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, न भारत में कहीं पोस्टमार्टम हुआ। ये चीज़ आज भी रहस्यमयी है कि इनकी मौत कैसे हुई। 11 जनवरी 1966 को 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती। जैसे ही होटल का कमरा खोलते हैं तो छोटे से शरीर की कटकाती का व्यक्ति उसी में आराम से लेटे थे। अब ये पता नहीं कैसे इनकी मृत्यु है। अब देखना कि इनके क्या क्या कंडीशन हुई। अब देखो, इनको जैसे ही अयूब खान और यूएसएसआर के जो प्रमुख थे, यानी सोवियत संघ के प्रमुख और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इन दोनों लोगों ने इनको कंधा दिया और बड़े मान सम्मान के साथ इनका पार्थिव शरीर भारत पहुंचाया गया। और उसके बाद अयूब खान जी ने जैसे ही घर पे उतरे, तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले विदेशी कौन थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को कंधा दिया, तो कौन थे? अयूब खान। और उसके बाद सोवियत संघ के प्रमुख थे। मान सम्मान के साथ पार्थिव शरीर भारत में उतार दिया गया। रिपोर्ट ना उनके यहाँ की थी, भाई पोस्टमार्टम करवाते तो कोई रिपोर्ट पता लगता उससे। आज तक किसी को ये नहीं पता कि वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री टेंशन के चलते हार्ट अटैक से मरे थे या फिर प्लान मर्डर था या जहर देकर मार दिया गया। उसके देखो इनकी मृत्यु तो हो गई। ललिता शास्त्री जी ने कहा, मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि मैं मतलब शास्त्री जी ऐसे चले गए, कुछ ना कुछ तो खेल था। फिर जब आरटीआई लागू हुई, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको लगा करके जानने की लोगों ने कोशिश की। जो लोगों ने कहा कि इसको हम जानकारी शायद कुछ राजनेताओं को हो या नहीं कहा जा सकता है। आरटीआई लगा करके जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इसके वजह से जानना चाहा तो सब लोगों ने कहा कि हमारे विदेश संबंध खराब हो सकते हैं। ये रहस्यमयी आज तक भी है। अब देखो, अब इनकी कुछ कहानियां और भी हैं इन्हीं के बीच की। अब देखना कैसे कैसे इनके बीच की जो कहानियां आई हैं। इनके बच्चे थे जो, तो कहा कि पिताजी अब तो आप देश के प्रधानमंत्री हो, अब एक गाड़ी ले लो। मतलब बच्चे जिद कर रहे थे, तो इन्होंने कहा, अपने सेक्रेटरी से पूछा कि गाड़ी कितने की आती है, तो इन्होंने कहा 12,000 की गाड़ी आती है। 12,000 की फिएट गाड़ी। फिएट जो कार थी कितने की आती है? 12,000 की। तो सेक्रेटरी से पूछे कि अकाउंट में कितना पैसा है, तो कहें सर 7,000 अकाउंट में पड़ा है, 7,000 रुपये अकाउंट में पड़ा है। तो कहें ऐसा करो कि 5,000 लोन ले लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक से। 5,000 का लोन ले लिए, 5,000 का लोन ले लिए। अब 1965 का साल था जब ये गाड़ी लिए थे, तो किस्त भरी नहीं जा चुकी थी। किस्त भरी नहीं जा चुकी। इनकी मृत्यु के बाद जब इंदिरा गांधी सरकार प्रधानमंत्री के रूप में बैठी, तो इंदिरा गांधी ने ललिता शास्त्री जी से कहा कि मैं तुम्हारी किस्त को माफ करवा देता हूं लोन। तो उन्होंने, ललिता शास्त्री ने कहा, मेरे पति इतने वसूलों वाले थे, वो कभी मरने के बाद भी नहीं स्वीकार करेंगे कि आपने पैसा माफ करा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की विधवा पत्नी 4 साल तक, 4 वर्षों तक
उस किस्त को भुगतती रही। जब पूरी किस्त भुगत गई तब उन्होंने माना कि ये गाड़ी फिएट किसकी है, अपनी माना। अब ये जब ताशकंद समझौते में गए, इसके पहले एक बार ताशकंद डेलीगेशन में गए थे, तो वहाँ मीटिंग थी। तो अपने यहाँ भारत देश में ठंडी नॉर्मल पड़ती है, तो लाल बहादुर शास्त्री कुर्ता पैजामा ओवरकोट पहन करके अपना चले गए खादी का। तो वहाँ जो है USSR, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, जिसे हम बाद में रूस के नाम से जानते हैं। अब सोवियत संघ गए तो वहाँ देखें कि USS के प्रमुख जो थे, सोवियत संघ के प्रमुख ने देखा कि शास्त्री जी तो ऐसे कपड़ों में आ गए, ये अपने यहाँ की ठंड रोक नहीं पाएगी। तो शास्त्री जी को एक बंद गले का ओवरकोट गिफ्ट किए सोवियत संघ के प्रमुख ने। कहा सर आपके जो कपड़े हैं ये खादी के कपड़े बने हैं, खादी ठंडी को नहीं रोक पाएगी, मैं बंद गले का ओवरकोट आपको गिफ्ट देता हूँ। तो शास्त्री जी को बंद गले का कोट मिला, पहन लिए और बोले कि थैंक यू, धन्यवाद। फिर उसके बाद अगली जब मीटिंग फिर पड़ी तो फिर शास्त्री जी पहुँचे, और शास्त्री जी जब पहुँचे तो फिर वही खादी के कपड़े में। तो USSR के जो प्रमुख थे सोवियत संघ के, उनको लगा कि हमने इतना बढ़िया इतना महंगा कोट इनको गिफ्ट किया, तो आज क्यों ये नहीं पहन के आए। तो सोवियत संघ के जो प्रमुख थे, इन्होंने मजाक के तौर पे कहा कि सर हमको लगता है आपको कोट पसंद नहीं आया। तो कहे नहीं जी, बहुत अच्छा था और ठंड बहुत पड़ रही थी, अच्छा था, मैंने पहन के देखा था, बहुत गर्म कोट था। लेकिन मेरे डेलीगेशन में, मेरी मीटिंग में जो एक व्यक्ति और आया था, वो अपना ओवरकोट लाना भूल गया था, उसके कपड़े हमसे भी पतले थे, तो मैंने वो कोट उसको गिफ्ट कर दिए। तो USSR के जो प्रमुख थे सोवियत संघ के, उन्होंने हंसे और कहे मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, आप सुपर कम्युनिस्ट हैं। कहने का ये मतलब है कि हम तो समाजवाद को मानते थे कि समाजवाद है, आप समाजवाद के सही सही एग्जाम्पल आपने सेट किया। तो ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने इतने गरीबी में कैसे नदी पार करके स्कूल जाना, फिर उसके बाद रेल मंत्री के पद पर, और कभी भी अपने पद का उपयोग अच्छे से नहीं किए, और ना ही अपने बच्चों को अपने यूज जो भी किए हैं गलत तरीके से 1% नहीं किए। यानी कि कैसे अभी आज के जो राजनेता हैं वो किसी भी पद पर बैठ जाते हैं, जो गरीबों का धन है लूट करके रख लेते हैं। ये थे हमारे शास्त्री, जो 1 रुपया देश का गलत तरीके से न लगने पाए। शास्त्री जी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, तो जो भी गांधी जी का आंदोलन चलता था, वो चाहे असहयोग आंदोलन हो या चौरी चौरा की घटना हो, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी आंदोलन में लाल बहादुर शास्त्री साथ देते थे गांधी जी का। और गांधी जी को ये बहुत एडमायर करते थे कि गांधी जी जो आंदोलन चला रहे हैं, मुझे अगर इसमें जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जेल जाऊंगा, मार खानी पड़ेगी तो मार खाऊंगा, लेकिन गांधी जी के सारे आंदोलन में रहेंगे। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सिंपल आदमी थे, इनको कभी टाई कोट पैंट में चाहे विदेश गए हों, एकदम सिंपल कपड़े में हमेशा मिले। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की हाइट का मजाक करते हुए जो ताशकंद समझौते में गए थे, तो कहें कि शास्त्री जी आपकी हाइट कम है, तो कहें हमारी हाइट कम है तो क्या हुआ, लेकिन अगर अयूब खान जी की हाइट ज़्यादा है, वो हमसे बात करेंगे तो नज़रें झुका करके बात करेंगे, और हम बात करेंगे तो नज़रें उठा करके बात करेंगे। ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। जैसे अब लोग कहते हैं कि शास्त्री जी और महात्मा गांधी, इनकी विचारधारा एक जैसी थी, भगत सिंह की विचारधारा अलग थी। भगत सिंह की विचारधारा का कारण था कि भगत सिंह जो थे वो लाहौर के नेशनल कॉलेज से पढ़े थे, लाहौर का नेशनल कॉलेज, जो नेशनल कॉलेज का बनाने वाला व्यक्ति ही क्रांतिकारी भावना से भरे थे। लाला लाजपत राय का नेशनल कॉलेज था। तो यहाँ पर जैसे भगत सिंह प्लस सुखदेव, इनको देखें कि जैसे अन्य लड़के केवल पढ़ाई तक मतलब रखते हैं कि पढ़ाई ही करना है, वैसे भगत सिंह और सुखदेव को देखें, इनके गुरुजी जो थे जयचंद विद्यालंकार, जिनके नाम में ही विद्या और गहना है, ये गुरु थे। तो इन्होंने देखा कि
भगत सिंह और सुखदेव अन्य लड़कों की तरह केवल पढ़ाई पर ही नहीं मतलब रखते हैं, इनको ऐसी अगर दिशा मिल जाए तो ये देश के लिए मर मिट सकते, देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरु जो थे जयचंद विद्यालंकार, इनको सजेशन दिए कि भगत सिंह सुखदेव को कि एक पार्टी HRA चल रही, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में, इसमें आप लोग शामिल हो जाएं। तो भगत सिंह की विचारधारा उधर से एकदम अलग हो गई और लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जैसे जो लोग थे वो उनकी विचारधारा अलग थी। जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनको एक सरकारी गाड़ी मिली थी, इम्पाला। इम्पाला एक सरकारी कार थी, सरकारी गाड़ी थी। अब इनके जो लड़के थे वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, तो उनके यार दोस्त कहें तुम्हारे तो पिताजी प्रधानमंत्री हैं, लेकर के आओ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घूमा जाए कहीं। तो एक दिन ये क्या करते हैं कि अपनी ये फिएट गाड़ी न लेकर के इम्पाला लेकर के सरकारी वाली गाड़ी चले जाते हैं। रात में देर रात को आते हैं तो कमरे में अपना सो जाते हैं। सोने के बाद इनके पिताजी जब सुबह उठते हैं तो दरवाज़ा खटखटवाते हैं, तो ये कहते हैं, इनके लड़के कहते हैं कि अभी आप जाइए और हमें सोने दे देर रात। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खटखट, इनको लगा कि कोई नौकर नहीं होगा, पिताजी होंगे या अम्मा होंगी। जैसे ही उठ करके गए तो देखें पिताजी खड़े, तो इनको लगा कि बात पकड़ गई है, कहीं ना कहीं कोई बता दिया होगा। उसके बाद इनके पिताजी ने कहा टेबल पर आओ, तो देखें परिवार, बहन, भाई, माता सब लोग बैठी हैं। तो इनसे कहें कि कल रात को कहाँ गए थे, तो कहें अब झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जान गए सब लोग। इन्होंने कहा दोस्तों के साथ पार्टी करने गए हैं। तो कहें कि ये फिएट गाड़ी तो यहीं खड़ी थी जो लोन पर लिए थे, कौन सी गाड़ी लेकर के गए, तो कहें पिताजी इम्पाला लेकर के चले गए। तो कहें इम्पाला किससे पूछ के ले गए, तो कहें पिताजी गलती हो गई ले गए। तो कहें अच्छा गलती हो गई। पत्नी ललिता शास्त्री से कहें, ललिता शास्त्री से कि किलोमीटर पूछ करके जितना तेल लगा हो उसका पैसा अपने अकाउंट से दे दो। उसके बाद उनसे पूछें जो इनका सिक्योरिटी था, कहें गाड़ी कितने किलोमीटर कल तक चली थी, आज कितनी, तो इन्होंने कहा कि 14 किलोमीटर। बच्चे ने ज़्यादा दूर गाड़ी नहीं चलाई, 14 किलोमीटर में पार्टी करके आ गए। तो 14 किलोमीटर, अब 14 किलोमीटर का पूछे कि कितना तेल पेट्रोल कितना खर्च, तो इनकी पत्नी ने जो पैसे दिए, यानी कि शास्त्री जी क्या मजाल थी कि इनके बेटे, इनके पत्नी, इनका परिवार गलत यूज कर सके। अब आज के नेताओं की तो बात ही बंद कर दो। कम से कम अगर एक छोटा सा मंत्री बन जाएगा तो 50 गाड़ियां उसके आगे पीछे लगेंगी। अब 50 गाड़ियों का पेट्रोल डीजल कितना होता है, कितना खर्च होता है। कभी भी कोई भी पत्रकार आज तक राजनेताओं से नहीं पूछने गया कि जो रैलियां होती हैं इनमें करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद होता है, ये देश की गरीब जनता का पैसा है। आप कार्य करिए ना, तो आपको प्रचार करने की क्या जरूरत है। अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो प्रचार की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। भाई आप जैसे प्रचार करोगे कहीं ना कहीं मंच लगेगा, उसके बाद जो वहाँ लोग आएंगे उनका खर्चा, नाश्ता पानी का खर्चा, टेंट का खर्चा, कुर्सियों का खर्चा, और जो 100-150 गाड़ियाँ आएंगी, हेलीपैड बनेगा, पूरी व्यवस्था लगेगी, वो पैसा किसका है। कौ मंत्री कमाने जाते हैं मजदूरी करने, एक गरीब जनता का टैक्स का पैसा है। अगर ये रैलियां कम हो जाएं तो शायद भारत देश की गरीबी खत्म हो जाए। सब लोग अपना अपना यूज करते हैं, गरीब जनता के लिए केवल वादे किए जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। कभी जब जमीनी स्तर से गरीब आदमी उठ करके उस पद तक जाए और वो ईमानदारी से कार्य करे तो शायद देश का भला हो सकता है, देश का विकास हो सकता है। लेकिन अब कोई करता है नहीं, केवल पद पर बैठ जाओ और पद पर बैठने के बाद जितना लूट सको जनता गरीब को लूट लो। अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपना फ्लैट। पता लगा एक दिल्ली में फ्लैट है, मकान है, तो एक नोएडा में है, तो एक महाराष्ट्र में है, तो एक गुजरात में, हर जगह अपना बना लो, नेता हो या कोई भी हो। तो इसलिए हम लोगों को सबको जागरूक होना है, पढ़ना है। और पढ़ाई शिक्षा कहाँ से मिलेगी, जब टीचर अच्छा साहित्य पढ़ाएंगे, अच्छा मोटिवेट करेंगे, अच्छे संस्कार पढ़ेंगे, तभी हम लोग कुछ अच्छा जीवन में कर सकते हैं। आज कोई तो हो जो लाल बहादुर शास्त्री के विचारों से मैच खाता हो, कोई तो नेता हो। आज अगर ढूंढोगे तो कोई नहीं मिलेगा प्रेजेंट में कि जो 1% तो लाल बहादुर शास्त्री से मिलता जुलता हो। ये थे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने सब कुछ तन मन धन, इन्होंने क्या कहा था,
जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। कहें या तो इस देश को चलाने वाला देश का जवान है या तो देश का गरीब किसान है। भाई किसान अन्न उगाएगा तभी तो सब खाए पिएंगे। अन्नदाता किसान है। जो आज की डेट में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, कहीं दिक्कतें, भाई किसान ही तो उगाता है। उसकी पसीने की कीमत कोई समझता है? नहीं समझता है। जवान जो बॉर्डर पर रातों दिन पहरा दे रहा है, उसकी जान की भी परवाह, अपने जान अपना परिवार सब कुछ खो करके, और उसका तो कम से कम मान सम्मान रखिए। भाई हमारे देश के जवान हैं, मन से सम्मान इसीलिए आता है क्योंकि वो हर कंडीशन में जानते हैं कि सामने हमारी मौत होगी, फिर भी हमारे जवान डट करके मुकाबला करते हैं। इसीलिए हम सभी को भारत की फौज पर गर्व है। हम लोगों को ऐसे लोगों से सीखते रहना चाहिए। कितने लोग हैं जो परम वीर चक्र पाए हैं, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं, तन मन धन सब कुछ। भगत सिंह ने क्या कहा था कि हमेशा ऐसी क्रांति की जरूरत नहीं है, लेकिन वैचारिक क्रांति की जरूरत है। विचार अच्छे लाओ, अच्छे कार्य करो और अच्छे बन करके समाज को भी अच्छा बनाओ। खुद तो बनो अच्छे, दूसरों को भी अच्छे बनाओ। अच्छे के साथ अच्छा बने, पर बुरे के साथ बुरा नहीं। कोई आपका बुरा करे वो कर्म उसका है, आप किसी का बुरा ना करें, ये धर्म हमारा है। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति ही झुकता है, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता है। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए एक डर ही काफी है। जय हिंद दोस्तों।